दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल में। आई होप कि आपका बीएसएससी सचिवालय का जो प्रिपरेशन चल रहा होगा बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो उसी कड़ी में आज हम लोग क्या करेंगे, वन लाइनर के टाइप का सॉल्यूशन करेंगे, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का। ठीक है, आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखिए, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा क्योंकि ये आपका रिवीजन के लिए बहुत ही कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाएगा, वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो आपको पूरा लास्ट तक देखना है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। हिंदी में कर लेता हूँ इसको, इंग्लिश है। कहता भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया था? 14, 18, 16, 22। तो ये था 14। ठीक है, अब थोड़ा सा ब्रीफ इसके बारे में हल्का सा पढ़ दे रहा हूँ। भाषाओं पर संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 और 351 में है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। मूल रूप से में इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, इतना ही जानना है, आगे देखते हैं। पूरा फास्ट देखेंगे ताकि आपका कम टाइम लगे, सिर्फ रिवीजन हो। भारत के संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं, प्रधानमंत्री। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, केवल एक, ABC, ABCD AB। तो ये लोकसभा या राज्यसभा पहले किसी से स्टार्ट किया जाता है, या तो आप राज्यसभा में लेके जाओ बिल को या लोकसभा में लेके जाओ, उसके बाद दोनों से पास होना पड़ता है, तब जाके राष्ट्रपति अपना साइन करता है। तो ये ए और बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उनकी कुल घाटी क्षेत्र के अवरोही क्रम में सही क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में, और ये क्या है? कुल घाटी क्षेत्र जहां से पानी बहती है ना, जिसको आप इंग्लिश में, 1 मिनट अब मैं बता दे रहा हूं ताकि बेसिन, टोटल बेसिन एरिया जो है, बेसिन एरिया इसको बोलते हैं जहां से पानी बहती है, कितना एरिया में। तो पहला है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। आरोही अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, पहले बड़ा होना चाहिए। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, गोदावरी, सिंधु, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो ये हो जाएगा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। ठीक है, अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा। पूरे देश की 20 नदी घाटियों के समूह को विभाजित किया गया। पूरे देश को 20 नदी घाटियों के समूह में विभाजित किया गया। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, पेन्नार, ब्राह्मणी, बैतरणी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। इनमें से प्रत्येक घाटी में 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का जल निकासी क्षेत्र है। बस इतना ही जान लीजिए, और कुछ नहीं जानना है इसमें। भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई, सूरत, भोपाल, कोलकाता। तो ये है मुंबई में। व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी, सानिया मिर्जा, PV सिंधु, साइना नेहवाल। तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। सिडनी 2000 ईस्वी में जो हुआ था ओलंपिक खेलों में, भारत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक और भारतीय खेल इतिहास में अपनी जगह बनाई। जैसे ही उन्होंने स्प्रेच में 110 किलो और क्लीन एंड जर्क में 130 किलो भार, कुल मिलाकर 240 किलो उठाया। उन्होंने कांस्य पदक जीता और ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद में कार्यपालिका को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका कौन सा है? सभा, शून्यकाल, प्रश्नकाल, विश्वास प्रस्ताव। तो ये संसद में जो कार्यपालिका जो भी मतलब काम प्रधानमंत्री और कैबिनेट करता है, उसको नियंत्रित कौन कर सकता है? ये प्रश्नकाल में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑपोजिशन वाला क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसका आंसर देना पड़ता है इसको। निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? लक्षद्वीप, दमन और दीप, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको चाहिए कि हाँ एक 2011 का जो
सेंसस हुआ था उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरा जो 2011 का जो जनगणना था उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। आगे है, घाटा वित्त पोषण का अर्थ है कि सरकार डैश से पैसा उधार लेती है, राजस्व विभाग से, विश्व बैंक से, भारतीय रिजर्व बैंक से, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आरबीआई से कर्ज लेती है। ठीक है। कमलप्रीत कौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? डिस्क थ्रो, कुश्ती, मुक्केबाजी, बैडमिंटन। तो ये डिस्क थ्रो से है, याद रखना है, कमलप्रीत कौर। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत समाजवादी सिद्धांत नहीं है? इंग्लिश में पढ़ दूं। Which one of the following directive principle is not a socialist principle? Equal pay for equal work to all, equal justice and free legal aid, uniform civil code, prevention of centralization, concentration of wealth and means of production। ये हो जाएगा कौन सा निर्देशक सिद्धांत समाजवादी सिद्धांत नहीं। समाजवादी सिद्धांत में क्या होता है आपको समझ में आता है? समाजवादी में होता है कि समाज के सभी वर्गों का एक मतलब डेवलपमेंट, समान डेवलपमेंट होना चाहिए। तो सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो समाजवादी का सिद्धांत ही है। सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, ये भी सही है। समान नागरिक संहिता और धन और उत्पादन के साधनों की एकाग्रता की रोकथाम, ये भी सही है, क्योंकि आप पूंजीवाद में क्या करते हैं, उसमें रोकथाम नहीं लगा सकते। कोई एक, जैसे इसमें अंबानी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और अडानी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन समाजवादी में ऐसा नहीं होता। समाजवादी में सबको एक निगाह से देखा जाता है, सबको लगभग इक्वल पेमेंट मिलता है। तो उस हिसाब से ये समान नागरिक संहिता और यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा। बाकी ये सब समाजवादी का सिद्धांत है। नासा का दोहरा क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण डर्ट जो बोलते हैं, मिशन 26 सितंबर 2022 को दुनिया के पहले ग्रह रक्षा परीक्षण में क्षुद्र ग्रह से टकराया। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सीधा क्वेश्चन था। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो, सेंट लुइस। तो ये वाशिंगटन में है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्राथमिक उद्योग नहीं है? फिशिंग, लोहा एवं कोयला, खनन, ये सभी। तो फिशिंग तो प्राथमिक उद्योग है, लोहा और कोयला, खनन भी है, लोहा और कोयला हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए ताकि आगे। लोहे, लघु एवं हल्के पैमाने का उद्योग, कपड़ा उद्योग नहीं, जो इम्पोर्टेंट है मैं बस, चलिए इसको जाने दीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कर लगाने की वह कौन सी विधि है जिसमें कर की राशि बढ़ने पर कर की दर में वृद्धि हो जाती है? आक्रामकता कर, अधोगामी कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर। ठीक है, कर लगाने की वह कौन सी विधि है जिसमें कर की राशि बढ़ने पर कर की दर में वृद्धि होती है? ये इंग्लिश में पढ़िए, इसको कंफ्यूजन हो जाएगा इससे। व्हाट इज द मेथड ऑफ टैक्सेसिंग वेयर इन देयर इज एन इंक्रीज इन द टैक्स रेट एज द टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीजेस? ये हो जाएगा प्रोग्रेसिव टैक्स में। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का सवाल है। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ पैडी फील्ड्स? तिरुनेलवेली, उदयपुर, वडोदरा, सिंहभूम। तो ये हो जाएगा तिरुनेलवेली। ये है तमिलनाडु का, ये तमिल वर्ड है। तिरुनेल इज ऑल्सो नोन एज also called Nellai. The translation in Tamil for paddy rice field is Nell. So वहीं से बना है ये वर्ड।
इसको याद रखना। तिरुनेलवेली। आगे देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने फरवरी 2022 को भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना विषय पर डैश में पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया। हैदराबाद, बेंगलुरु, इंदौर और मुंबई। तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण विधि प्रकृति में स्थानिक है? हॉटस्पॉट, चिड़ियाघर, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, नीवाई। ये हो जाएगा हॉटस्पॉट। ये प्रकृति में स्थानिक है। हॉटस्पॉट ये जहाँ पे लगभग 15,000 स्पीसीज होता है उसको हॉटस्पॉट बोलते हैं। वो ऐसा एरिया वहाँ पे वनस्पति वगैरह का भी अलग अलग डिफरेंट जो है किस्म का पाया जाता है, तो इसलिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हॉटस्पॉट अपने इंडिया में बस एक पश्चिमी घाट एक हॉटस्पॉट बोल के है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया? कनाडा में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णयन, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो ये हो जाएगा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ठीक है। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में मछली झींगा खाती है, ठीक है, और एक शार्क मछली को खा जाती है। अगर तंत्र से शार्क को हटा दिया जाए तो झींगा की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए मछली जो है ना झींगा को खाती है। झींगा नीचे वाला ये हो गया लेवल का, वो उसके ऊपर वाला क्या हो गया? मछली। मछली को कौन खा जाती है? शार्क। अगर शार्क नहीं रहेगा तो मछली बढ़ जाएगा, मछली बढ़ेगा तो झींगा की मतलब की जनसंख्या घट जाएगी, तो ये हो जाएगा घटेगी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में संविधान सभा की मांग की थी? 1924, 1914, 1934, 1946। ये 1934 में कर दी थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा से संघीय कार्यपालिका का अंग है या है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय, उपराष्ट्रपति। नीचे दिए गए कूटों में सही का चयन कीजिए। केवल ए, बी, ABC और सभी। तो ये सभी हो जाएगा, समझे। एक बार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय, उपराष्ट्रपति, सभी संघीय कार्यपालिका के अंग हैं। किस देश की 3 राजधानी है अर्थात प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक है? दक्षिण अफ्रीका, चिली, मलेशिया, कनाडा। ये तो सिंपल है, दक्षिण अफ्रीका। ग्राम सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ग्राम पंचायतों को अपनी भूमिका निभाने और जिम्मेवार बनाने में ग्राम सभा का एक महत्वपूर्ण कारक है। यह वह जगह है जहां ग्राम पंचायत के काम की सभी योजनाएं लोगों के सामने रखी जाती है। ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का सचिव भी एक निर्वाचित सदस्य होता है। सचिव ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए जिम्मेवार होता है। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इस पे मैंने ग्राम सभा और ग्राम पंचायत पे 1-2 वीडियो मैंने बनाया है। मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो आप वहां से जाकर के क्लिक करके इसको एक बार देख लीजिएगा, बस एक बार देख लीजिएगा। आपका जो भी ग्राम सभा ग्राम पंचायत से रिलेटेड आपका क्वेरी होगा वो पूरा सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही ईजी वे में है। तो ज़रूर देखिएगा। ये आपका 1 सेकंड में आप पढ़ने के बाद ही बता देते हैं कि ग्राम पंचायत में जो सचिव का जो है ये निर्वाचित सदस्य नहीं होता है। ठीक है। तो इसमें मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, आप जरूर देखिएगा, बहुत फायदा होगा। ठीक है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ से ग्राम पंचायत वाला आप इंट्रोडक्शन और पार्ट 2 भी है, दोनों देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मुक्केबाजी खेल से संबंधित? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं अपरकट, हुक, जेब, उपरोक्त के सभी। आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो इसमें क्या होगा, अपने से लगाने की कोशिश करो। आपको लगेगा कि सिर्फ जेब होगा, हुक और अपरकट तो आपने क्रिकेट में देखा था, लेकिन इसमें भी होता है अपरकट, हुक और जेब तो होगा ही।
तो उपरोक्त के सभी होगा मुक्केबाजी में। ठीक है, ये ध्यान में रखने का। निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। ये हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ लीजिए। बिंदुसार ने दक्कन को मैसूर तक जीत लिया था। वह मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। उन्हें यूनानियों के लिए अमृत घात के रूप में जाना जाता है। वह जैनियों के आजीविक संप्रदाय में रुचि रखते थे। ठीक है, ये था कुछ बिंदुसार के बारे में। मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच एक सीमा रेखा है। ठीक है, मैकमोहन रेखा तो आपको पता ही है, भारत और चीन के बीच के, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने 1914 में डैश सम्मेलन में प्रस्तावित किया था। कौन सा सम्मेलन था? दार्जिलिंग, शिमला, लहासा, काठमांडू। ये शिमला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे गहरी झील है? कैस्पियन झील, टिटिकाका, विक्टोरिया, बैकाल। तो ये बैकाल झील है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसके बारे में। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। यह जनवरी से मई तक आधे साल तक जमी रहती है। जनवरी से मई तक ये जमी रहती है। यह मंगोलाइड सीमा के उत्तर में साइबेरिया, रूस के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। यह मीठे पानी की झील है और इसकी गहराई 1700 मीटर है। इसे रूस की गेलापागोस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बैकाल झील रसिया में है, साइबेरियन के आसपास। अगस्त 2022 में किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू की? दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर। ये जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। रोहतांग दर्रा एक उच्च पर्वत दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता? ये क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में भी आ चुका है। पहला वाला जो सेट था उसमें भी आया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा प्लीज देखिए उसको। अच्छा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपका टाइम कम लेते हुए सारा रिवीजन हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज, डीले फॉरेस्ट, जेपी एकर्ट, जॉन मैकार्थी। ये जॉन मैकार्थी थे। खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से डैश में रहती है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। तो ये मेघालय में रहती है। मेघालय में पर्वत भी है, इसलिए उसके नाम पे ही जाति का नाम है। निम्नलिखित में से किसे 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाना जाता है? पंडित रविशंकर, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, पंडित जसराज, उस्ताद जाकिर हुसैन। ये हो जाएगा उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। उस्ताद गुलाम अली खान का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम विशेषण 20वीं शताब्दी का तानसेन है। उन्हें अक्सर बड़े गुलाम अली खान के रूप में जाना जाता ताकि उन्हें सम्मान नाम के अन्य उस्तादों से अलग किया जा सके। यह प्रतिभाशाली संगीतकार अब तक के सबसे प्रसिद्ध ठुमरी गायकों में से एक थे जिन्होंने पटियाला घराने को अपनाया। 2 अप्रैल 1902 को कसूर, अब पाकिस्तान में है, जन्मे बड़े गुलाम अली खान संगीतकारों के परिवार से थे। उन्होंने अपने चाचा काले खान, जो जम्मू और कश्मीर की रियासत में एक दरबारी गायक थे, से गायन और अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ये सबसे पहले ठुमरी गायकों के लिए प्रसिद्ध है, बस इतना ही याद रखना है। आगे भूस्थिर कक्षा लगभग डैश की ऊंचाई पर? भूस्थिर 6 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर, 36000 किलोमीटर। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। भूस्थिर कक्षा या भूतुल्यकालिक कक्षा, भूमि की तरह जो ऐसा मतलब एक कक्षा है ऊपर में। कक्षा मानव निर्मित उपग्रहों की गति है जिनमें उपग्रह पृथ्वी की भूमध्य रेखा के ऊपर अपनी कक्षा में घूमता है, भूमध्य रेखा के ऊपर। ठीक है, इसे पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उपग्रह और पृथ्वी एक ही दिशा में चलते हैं, लेकिन यह
यह कि उपग्रह पृथ्वी के साथ समान रूप से घूमने की कोशिश करता है। ठीक है, इतना ही बस जानिए। निम्नलिखित में से कौन सागरीय लहरों के तटीय क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और जलवायु स्थिति पर एक प्रभाव नहीं है? गर्म धारा से तापमान बढ़ जाना। क्वेश्चन पहले समझिए, निम्नलिखित में से कौन सागरीय लहरों के तटीय क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और जलवायु स्थिति पर एक प्रभाव नहीं है? गर्म धारा से तापमान बढ़ जाता है, लहरों का मिश्रण क्षेत्र मछली पकड़ने के लिए अनुकूल है, कोरियोलिस बल के कारण हवा का विक्षेपण होता है, तापमान का संकीर्ण वार्षिक सीमा। इसको मैं इंग्लिश में थोड़ा सा करके बता दे रहा हूँ। Which is not an effect of ocean current on the socio-economic and climate conditions of the coastal region. Warm current increases the temperature. ये तो होगा। The mixing zone of current is favorable for fishing. Deflection of wind due to Coriolis force. Narrow annual range ऑफ टेम्परेचर, ये डिफ्लेक्शन ऑफ विंड ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स होगा। ठीक है, विच इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ ओशियन करंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रिवी पर्स का संबंध स्वतंत्रता के बाद की अवधि में किससे था? जमींदारों से, पूर्व राजा से, उद्योगपतियों से, इंडियो प्लांटर्स से। तो ये पूर्व राजा से था प्रीवी पर्स, जिसमें कि पिछले वाला जो पद था, जो सब राजा थे उसका जो पद है ना उसको हटा दिया गया था। एक प्रीवी पर्स भारत की पूर्व रियासतों के शासक परिवारों को 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भारत के साथ एकजुट होने और फिर 1949 में अपनी राज्यों को मिलाने के लिए उनके समझौतों के हिस्सों के रूप में एक भुगतान था। ठीक है, इस प्रकार उन्हें शासक विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया था। ठीक है, फिर उसमें कोई राजा कोई ये नहीं रहा, सब बराबर हो गया। वही प्रीवी पर्स कुछ तो भुगतान किया गया था उस टाइम में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था? मद्रास अधिवेशन 1903, बॉम्बे अधिवेशन 1904, बनारस अधिवेशन 1905, ये कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था। ठीक है, जब वो सत्येंद्रनाथ बनर्जी थे उस टाइम में इन्होंने 1905 का जो विभाजन हुआ था ना उसके बाद ये बैठक बुलाए थे और ये सबको हिंदू मुस्लिम सबको एक करके बोले थे अंग्रेजों के बात में नहीं रहना, ये लोग बांट करके हम लोगों पे शासन करने वाले हैं, इसलिए हम लोग एकजुट करके तभी लड़ेंगे। उसी में ये बोले थे कि जो भी चीज़ यूज करना देश का यूज करना, बाहर वाला यूज नहीं करना। तो वही था कलकत्ता अधिवेशन 1906। जुलाई 2022 में दिन और रात के दौरान खुले और व्यक्तिगत घरों में तिरंगों को प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए सरकार ने डैश में संशोधित किया था। ठीक है, संविधान, भारतीय दंड संहिता, न्यायिक आचार संहिता, भारतीय ध्वज संहिता। ये तो ध्वज से रिलेटेड है तो ये उसी का होगा आंसर। द होम एंड द वर्ल्ड उपन्यास डैश द्वारा लिखे गए हैं? अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, तारक नाथ दास, सुभाष चंद्र बोस। द होम एंड द वर्ल्ड उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। निम्नलिखित में से किस समझौते ने प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में दलित वर्गों को आरक्षित सीटें प्रदान की है? कौन से समझौता हुआ था? लखनऊ समझौता, गांधी इरविन, पूना समझौता, लाहौर समझौता। तो ये पूना समझौता जो हुआ था भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। अप्रैल 1929 में विधानसभा में बम किसने फेंका था? भगत सिंह और जतिन दास और अजय घोष, बटुकेश्वर दत्त और जतिन दास, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, बटुकेश्वर। क्वेश्चन सिंपल था। किसने किर्गिस्तान के बिश्केक में
अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 86 किलो फ्री स्टाइल भार वर्ग में मकसद सत्य बाल्डी को हराकर कांस्य पदक जीता। इसको याद नहीं रखना किसने कांस्य पदक जीता भारत का। मनीष नरवाल, वेदांत माधवन, सरताज सिंह तिवाना, दीपक पुनिया। ये दीपक पुनिया होगा, किर्गिस्तान में हुआ था। साइमन कमीशन की स्थापना अंग्रेजों ने क्यों की थी? क्वेश्चन अच्छा है। यह भारत में सभी नागरिक प्रशासन का प्रबंधन भी करता था। यह वित्तीय और व्यावसायिक मुद्दों के लिए आया था। यह विभिन्न मुद्दों पर शांति बनाने आया था। यह भारत में संवैधानिक प्रणाली के कामकाज को देखने और बदलाव की सुझाव देने के लिए आया था। ये यही होगा, ठीक है। जब 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रावधान था कि इस शासन योजना की प्रगति का अध्ययन करने और नए कदम सुझाने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की दिनांक से 10 साल बाद की जाएगी। एक श्वेत 7 सदस्यीय भारतीय संवैधानिक आयोग, जिसे साइमन कमीशन, इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर से जाना जाता है, की स्थापना 8 नवंबर 1927 को स्टैनली बॉल्डविन के प्रधानमंत्रित्व काल में ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। वही है साइमन कमीशन का। अशोक द्वारा प्रचलित धम्म डैश से संबंधित था। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, आजीविका और चारवाकों के दर्शन का सिद्धांत, उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों के अनुरूप नैतिकता की व्यवस्था, राज की धार्मिक नीति। तो उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों के अनुरूप नैतिकता की व्यवस्था, अशोक द्वारा जो प्रचारित धम्म था वो। प्रयाग प्रस्तुति के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट, हरि सिंह, चाणक्य और हर्ष कवि। तो ये हरिसेन थे। प्रयाग प्रस्तुति के रचयिता हरिसेन। पहला मुगल सम्राट बाबर डैश से आया था? सीरिया, यूनान, फरगना, फारस। तो ये फरगना। एमसी मैरी कॉम और डैश 23 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे? मनप्रीत सिंह, दीपिका कुमारी, नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु। ये मनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी है ना, देख लीजिए। 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। ठीक है। डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक किसने लिखी? रस्किन बॉन्ड, सुनील गावस्कर, मोहम्मद जिशान, रामचंद्र गुहा। तो ये रामचंद्र गुहा की किताब है। प्राग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? ओमान, चेक गणराज्य, मालदोवा, इथोपिया। ये है चेक गणराज्य प्राग। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? एल्डोस पॉल, परवीन चित्रवेल, रोहित यादव, अब्दुल्ला अबू बकर। ये राष्ट्रमंडल खेल एल्डोस पॉल होगा। ठीक है। केरल के जंपर एल्डोस पॉल 7 अगस्त 2022 को राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। यह बर्मिंघम राष्ट्रीय खेल 2022 में बर्मिंघम में हुआ था। भारत का पहला एथलेटिक्स स्वर्ण पदक भी है। इस बीच भारत के अब्दुल्ला अबू बकर ने भी इस इवेंट में रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल। ठीक है। जल विज्ञान चक्र को चलाने के लिए ऊर्जा कहां से आती है? पृथ्वी के आंतरिक जल विज्ञान चक्र को चलाने के लिए पृथ्वी के आंतरिक भाग से, प्लेट विवर्तनिक, सूर्य या प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है। सूर्य से आती है। जल विज्ञान चक्र को चलाने के लिए ऊर्जा कहां से आती है? तो सूर्य से आती है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बायोस्फीयर रिजर्व राजस्थान में स्थित है? कान्हा, मानसी, सरिस्का, कॉर्बेट। ये सरिस्का होगा। अब थोड़ा सा आप इसमें से जान लीजिए कहाँ है। कान्हा नेशनल पार्क,
कान्हा मध्य प्रदेश में है। मानस, ये मानस राष्ट्रीय उद्यान को मानस वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। ये असम में है। जिम कॉर्बेट, ये तो सबसे पुराना है। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अब जनरल साइंस देखते हैं। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को डैश के रूप में जाना जाता है। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को सुपरसोनिक, शोर, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ये सुपरसोनिक हो जाता है। डैश हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं से लड़ते हैं। प्लेटलेट, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, हीमोग्लोबिन, ये श्वेत रक्त कोशिकाएं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा स्वयं के भोजन का निर्माण करने में सक्षम नहीं है? शैवाल, मशरूम, गाजर, पत्ता गोभी, तो ये मशरूम हो जाएगा। क्वेश्चन है भोजन निर्माण करने में सक्षम नहीं है। शैवाल तो बना ही लेता, गाजर भी बना लेता, मशरूम नहीं होता। फेफड़े किस में संलग्न होते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकार्डियम, फुफ्फुस झिल्ली, पेरिटोनियम, ये फुफ्फुस झिल्ली हो जाएगा फेफड़ा में। वे विभिन्न भौतिक रूप क्या कहलाते हैं जिनमें एक तत्व उपस्थित हो सकता है? वे विभिन्न भौतिक रूप क्या कहलाते हैं जिनमें एक तत्व उपस्थित हो सकता है? एल्केन, मिश्र धातु, एमीन और अपरूप, ये होगा अपरूप। पेचिश और मलेरिया डैश के कारण होते हैं? जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ हो गया। किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती है? ओ, ए बी, ए और बी, ये हो जाएगा ए बी। ए बी में एंटीबॉडी नहीं होने के कारण ही किसी से भी ये बॉडी में ब्लड ले सकता है। ए बी प्रकार का रक्त दुर्लभ है, ये 5% से कम में आबादी में पाया जाता है और यह रक्त प्रकार का नवीनतम है। 10 या 1200, अच्छा ये तो कुछ नहीं है। अच्छा, ब्लड इसको खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप का लैंडस्टनर ने। अच्छा, यहाँ पे RH कारक एक प्रकार का रक्त एंटीजन है जिसकी खोज 1940 में लैंडस्टनर द्वारा की गई थी और AKS के विनर द्वारा की गई थी। प्रत्येक व्यक्ति का रक्त OAB या AB होता है। हर किसी का एक RH कारक होता है, भी होता है। RH कारक लाल रक्त कोशिकाओं के आवरण पर एक प्रोटीन है। आगे बढ़ते हैं। शीतल पेय में जो तेज स्वाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जिम्मेवार है? बोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, तो ये फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। उसमें जो आपको थोड़ा सा जवान पे नहीं लगता तेज स्वाद में। दही और मक्खन, दही से मक्खन और मक्खन के दूध को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को उपयोग किया जाता? आसवन, अपकेंद्रन, चुंबकीय पृथक्करण, ऊर्ध्वपादन, ये अपकेंद्रन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पक्षियों और स्तनधारियों द्वारा साझा नहीं की जाती है? जरायुजता, फेफड़ों का उपयोग करके सांस लेना, संपाती प्रकृति, अस्थिल मूल अंत कंकाल, ये हिंदी में नहीं समझ में आएगा, इंग्लिश में समझ में आएगा। Which of the following characteristics is not shared by birds and mammals? Viviparity, breathing using lungs, warm-blooded nature, ossified endoskeleton, ये हो जाएगा विविपारिटी। आगे देखते हैं। जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? त्वचा उपचार, खाद्य संरक्षक, खाना पकाने के तेल, उपरोक्त सभी। जैव रासायनिक यौगिकों का प्रयोग उपरोक्त में से सभी में किया जाता है। ठीक है। कपड़े साफ करने के लिए ड्राई क्लीनिंग डैश का उपयोग करती है? विलायक या अवशोषक का, साबुन, डिटर्जेंट, पानी, स्टार्च, ये विलायक या अवशोषक का यूज करती है ड्राई क्लीनिंग में।
एक डैश विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता। प्राकृतिक गैस स्टोव क्या करता, विद्युत ऊर्जा को हीट ऊर्जा में। टोस्टर, ब्लेंडर, पवन चक्की, टोस्टर होगा। किस रक्त वाहिकाओं का व्यास सबसे छोटा होता है? किस रक्त वाहिकाओं का सबसे, केशिका, धमनियां, सिरिका, लसिका, तो ये केशिका हो जाएगा, कैपिलरीज। तनाव की इकाई पास्कल। सिंपल क्वेश्चन है, अब देख लीजिए थोड़ा सा। भौतिकी में तनाव एक सामग्री के इकाई क्षेत्र पर कार्य करने वाला बल है। ठीक है, बस इतना ही जानना था। बिजली बल्ब में टंगस्टन तार के साथ आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टंगस्टन तार के साथ जो है आर्गन गैस का यूज क्यों किया जाता है? बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए, बल्ब बिजली की खपत को कम करने के लिए, उत्सर्जित हल्के रंग का बनाने के लिए, बल्ब की कीमत कम करने के लिए, तो बल्ब की जीवन को बढ़ाने के लिए। घड़ी के सूक्ष्म भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए घड़ी साज डैश का उपयोग करते हैं। प्रक्षेपित, सरल सूक्ष्मदर्शी, स्कैनर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। घड़ी के सूक्ष्म भागों को, घड़ी खोल करके छोटा सा आपका घड़ी है, उसको उसके जो पार्ट्स को देखने के लिए जो घड़ी वाला जो घड़ी बनाता है उसमें किसका उपयोग करता है? सिंपल माइक्रोस्कोप का। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नमक पानी में अघुलनशील है? कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, तो ये बेरियम सल्फेट हो जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा, बेरियम सल्फेट पानी में अघुलनशील है क्योंकि इसमें उच्च जाली ऊर्जा है। बेरियम सल्फेट में पानी मिलाने पर इसकी जल योजन ऊर्जा इसकी जाली ऊर्जा की तुलना में अधिक तेजी से घटती है। एंड पानी में घुलनशील घटक जाली ऊर्जा अपने, ये नहीं, इतना नहीं पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल रेखीय गति का उदाहरण नहीं है? फिसल पट्टी पर फिसलता लड़का, सीधी पटरी पर चलती कार, उदाहरण नहीं है। सीधी पटरी पे चलती कार तो आराम से हो जाएगा, सरल रखिए। एक बड़े पहिए की गति, तो ये 1 और 3 हो जाएगा, सॉरी, फिसल पट्टी पर फिसलता लड़का, अच्छा, तो ये एक बड़े पहिया तो गोल घूमता है ना, ये तो इसलिए एक सरल रखिए, नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रबलता सीधे डैश के समानुपाती, आवर्ती आयाम का वर्ग, तरंग दैर्घ्य का वर्ग। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रबलता आयाम 2 जगह दिया, आयाम का वर्ग, ऐसे आयाम रहता तो आयाम पे ही डिपेंड करता, लेकिन आयाम के वर्ग पे डिपेंड करता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, आगे इसका पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल के साथ बने रहिए। आपको जो फास्ट में 1 लाइनर मिल जाएगा, ताकि आप ऐसे कान में लगा के भी सुन सकते हैं, आराम से कहीं भी ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।